ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल विदेशी जमीन पर भारत के बज रहे डंके को लेकर है। पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने द बॉस कहा है। सिडनी में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एंथनी अल्बानीजे ने पीएम मोदी और भारतीय लोकतंत्र की जमकर तारीफ की है। इसके पहले पापुआ न्यू गिनी में भी प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया था। पांव छूकर वहां के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी का वेलकम किया था। और हिरोशिमा में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ख्याति का जिक्र करते हुए ऑटोग्राफ तक लेने की बात कह दी थी। विदेशी धरती पर पीएम मोदी और भारत के प्रति बढ़ते सम्मान के पीछे यकीनन 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और लोकतंत्र में अटूट विश्वास है। लेकिन जिस भारतीय लोकतंत्र पर आज दुनिया के दूसरे देश गौरव महसूस करते हैं, सशक्त और समावेशी लोकतंत्र के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया करना चाहते हैं, तब सवाल उठता है कि हमारे देश में विरोधी दल के नेता विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र को खतरे में क्यों बताते हैं? क्या सत्ता की लड़ाई में भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद और विश्वास पर सवाल उठाना सही है? क्या पीएम मोदी के शासनकाल में भारत के समावेशी लोकतंत्र का लोहा अब दुनिया भी मानने लगी है? ऐसे ही सियासी सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आज क्या हुआ और कैसे वहां के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को कहा, मोदी इज द बॉस। विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत दुनिया के कई मुल्कों में हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का जो स्वागत हुआ वो सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में लोकतंत्र की धड़कन का हुआ। Prime Minister Modi is the boss. And the Prime Minister of India, Narendra Modi. सिडनी में 20,000 लोगों के जय घोष के बीच जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजे के साथ खड़े थे तो पूरा स्टेडियम मोदी नाम से गुंजायमान था। विदेशी धरती पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सम्मान होता है वो महज एक राजनेता के तौर पर नहीं होता। अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पांव छूता है तो वो किसी शख्स के आगे नहीं झुकता। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हैं तो वो किसी सेलिब्रिटी का नहीं होता। अगर ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी को द बॉस कहते हैं तो वो सिर्फ एक स्टेट्समैन के लिए नहीं होता। ये सम्मान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का होता है। यही वजह है कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजे ने भारत का मतलब अपनी जुबान से समझाना चाहा तो उन्हें गुजरात में बिताई होली से साबरमती के गांधी दर्शन तक एक एक पल याद आते हैं। लेकिन इन सब के पीछे उन्हें भारत के सशक्त और समावेशी लोकतंत्र की याद जरूर आती है। You have brought the spirit of the world's biggest democracy to Australia. And you have helped make our democracy stronger and more inclusive. You've strengthened Australian society, bringing our country the benefits and riches of such a beautiful and diverse culture. And I am so proud that you have made Australia your home, that you see your life and your future here. You make our nation and our shared communities better. You make Australia stronger. Friends, I want you to give a big Australian welcome to my dear friend, Prime Minister Narendra Modi. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीजे का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ब्रिटेन की जमीन पर जाकर ये दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में भारत में लोकतंत्र पर खतरा बढ़ गया है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि भारत की वजह से या नरेंद्र मोदी की वजह से ऑस्ट्रेलिया का लोकतंत्र सशक्त और समावेशी हुआ है। तो पीएम अल्बानीजे के इस बयान से लंदन में किया गया दावा खारिज होता दिखता है। वैसे राहुल गांधी ने जब भारतीय लोकतंत्र को कमजोर साबित करने वाला बयान दिया था तब दोनों दलों के बीच विदेशी धरती से देसी सियासत करने का आरोप का दौर शुरू हो गया था।
लिहाजा पीएम मोदी ने सिडनी में देसी सियासत को लेकर कुछ खास तो नहीं कहा, लेकिन बिल्कुल चुप भी नहीं रहे। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी, अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया काउंसलेट खोला जाएगा। दरअसल ये कटाक्ष कांग्रेस पर किया गया था, क्योंकि भारत की ओर से राजीव गांधी आखिरी प्रधानमंत्री थे जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। उसके 28 साल बाद 2014 में नरेंद्र मोदी बतौर पीएम पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे और उसी घटना के हवाले से पीएम मोदी ने एक टिप्पणी की। वैसे पीएम मोदी के विदेशी दौरों को लेकर विपक्ष कई सवाल उठाता रहता है, लेकिन क्वाड की बैठक रद्द हो जाने के बावजूद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए तो कई अहम करार भी कराए। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि इस दौरे में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एकता नाम का इकोनॉमिक सहयोग और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें दोनों देशों के बीच 5 साल में आपसी कारोबार 2 गुना से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके अलावा व्यापक आर्थिक सहयोग पर बातचीत हुई है। व्यापक सप्लाई चेन बनाने का काम शुरू हुआ है। दोनों देशों के बीच डिग्रियों की मान्यता को लेकर बातचीत हुई है। माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप पर सहमति है, जिससे स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए दोनों देशों में काम आसान होगा। साथ ही ब्रिस्बेन में नया कॉन्सुलेट खोलने का फैसला हुआ है। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं। पीएम मोदी ने दावा किया कि वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को कॉमनवेल्थ, क्रिकेट, करी, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा, दोस्ती और एनर्जी इकोनॉमी, एजुकेशन वाले रिश्तों से भी ऊपर आपसी भरोसे वाले रिश्ते की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और इसमें भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों का योगदान सबसे बड़ा होगा। आज तक ब्यूरो। विदेश में धाक, सियासी विरोधी अवाक, कुछ इसी तरह की स्थिति हिंदुस्तान में मौजूदा वक्त में बनी हुई है। जिस तरह की तस्वीरें लगातार विदेशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने आ रही हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार जी, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सुशांत सरीन जी, आप सीनियर फेलो हैं, ओआरएफ के स्ट्रैटेजिक अफेयर एक्सपर्ट भी हैं। आप सभी का सबसे पहले स्वागत करते हुए मैं आती हूं अजय उपाध्याय जी आपके पास। अब जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ही कहें मोदी इज द बॉस, तो कांग्रेस के मन में क्या आता है? क्या है भावना आपकी इन शब्दों पर? कांग्रेस का मन है भारत को बॉस करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। भारत के जो बहुलवादी जो हमारी संस्कृति है उसको बॉस मानते हैं। भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको वो बॉस मानते हैं और कहीं न कहीं भारत का जो विस्तार आर्थिक दृष्टिकोण से 1991 के बाद हुआ, जिसके कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की एक नई आयाम खुली, कहीं न कहीं उसके प्रति उनकी श्रद्धा और एक तरह से सम्मान है। मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जमकर तारीफ कर रहे हैं कि आप जो लोकतंत्र यहां पर लेकर आए हैं, मैं पढ़ देती हूं जो उन्होंने कहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा को आप ऑस्ट्रेलिया लेकर आए हैं मोदी जी। आपने हमारे लोकतंत्र को ज्यादा सशक्त और समावेशी बनाया है। अब आप लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, वो दूसरे देश के प्रधानमंत्री जमकर तारीफ कर रहे हैं कि इन्होंने और सशक्त बनाया है लोकतंत्र को। चित्रा जी, भारत की प्रशंसा यदि विश्व का कोई भी देश करता है उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है, खुशी है, गर्व है हमें कि हमारे भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर और परंपरा को कहीं न कहीं गौरवान्वित करने का काम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने किया है। ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे 10 लाख से ज्यादा वहां पे भारतीय मूल के लोग हैं, ये उनकी देन है कि वहां की लोकतंत्र जो है बहुलतावादी हुई है, समावेशी हुई है। ये तो अपने आप में खूबसूरती है और इसी हमारी लोकतंत्र की परंपरा का ये देन है। जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे नायकों ने जो सपना देखा था कि विश्व में हम भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, हमारी विदेश नीति का ये कोर था। तो और मतलब मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है अजय उपाध्याय जी? ये एक दिन में नहीं हुआ है और ये एक दिन में मोदी जी और भारत एक दिन में यहाँ नहीं पहुंचा है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक दिन में भारत यहाँ तक नहीं पहुंचा है और 1991 का भी वो उदाहरण दे रहे हैं जब आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। वो कह रहे हैं एक दिन में ये सब कुछ नहीं हुआ।
और भारत की वहां पर तारीफ हो रही है। बीजेपी वाले इतने ज्यादा खुश ना हो जाएं तस्वीरें देखकर। देखिए चित्रा जी, निश्चित तौर पर भारत की तारीफ हो रही, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की तारीफ हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के ही प्रतिनिधि हैं। और जो आदरणीय अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी निश्चित तौर पर एक कंटिन्यूएशन होता है, सातत्य की प्रक्रिया है। लेकिन एक प्रश्न तो है कि 28 वर्षों तक जिस ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे मधुर संबंधों के विकास की आवश्यकता थी, वहां 28 वर्षों तक हमारा कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया? आदरणीय राजीव गांधी जी 1986 में गए, उसके बाद उस जो हमारे संबंधों के माधुर्य को विकसित करने की दिशा में क्या ठोस कार्य हुआ? तो कोई उत्तर नहीं है। हाँ, पिछले 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में भी गए और 2023 में भी गए और उन्होंने इसका जिक्र भी किया। और जिस तरह से उन्होंने जो है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, जो वहां के बड़े विश्व के बड़े पॉप स्टार हैं, आज जब एंटनी अल्बानीज जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, जब उन्होंने जिक्र किया, द बॉस कहा, तो बॉस कहने के पीछे उनका जो तर्क है वो तर्क ये है कि या तो जो है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के लिए इस तरह का जो है कंसर्ट हुआ, इस तरह के लोग उमड़े, उससे भी कहीं अधिक लोकप्रियता के साथ जिसमें ज्यादा ऊर्जा जनता के बीच में थी, ऐसा इंडियन डायस्पोरा और ऑस्ट्रेलिया के लोग वहां पर उमड़े, इसलिए उनको और द बॉस जो है ये ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को उनकी लोकप्रियता के कारण कहा जाता है। और उस लोकप्रियता से आगे बढ़कर अगर कोई लोकप्रियता किसी राष्ट्राध्यक्ष, किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री की हुई तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। और यह लोकप्रियता निश्चित तौर पर भारतीयों ने ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह लोकप्रियता प्रदान की है। इसी कारण जो है मॉर्निंग कंसल्ट जैसा ग्रुप जो है वो वैश्विक नेताओं की सूची में जब लोकप्रियता का वह सर्वेक्षण करता है तो आदरणीय मोदी जी को लगातार पिछले तमाम महीनों से वो शिखर पर पाता है। तो यह भारत के लोकतंत्र की निश्चित तौर पर विजय है और उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा है जो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में घूमते हैं, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। जो भारत के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, जो आरोप वो लगा रहे हैं। चित्रा जी, पहली बात तो हमारे सम्मानीय प्रवक्ता जो अभी बात कर रहे हैं कि 28 वर्षों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया, शुक्ला जी शायद आप भूल गए, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर भी आप प्रश्न लगा रहे हैं, क्योंकि वो भी उन दौरान नहीं गए। देवेगौड़ा साहब पर और आई.के. गुजराल पर आप प्रश्न लगा रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस पर प्रश्न लगाते आप अपने ही पूर्वजों और विद्वान लोगों पर प्रश्न लगा करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे लगता है उस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंधों की जो रूपरेखा थी उसके हिसाब से, वैश्विक जो समीकरण और संतुलन थे उसके हिसाब से उस समय के प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया होगा। जहां तक बात लोकतंत्र की बात है, सच कहा आपने, लोकतंत्र मजबूत कब होगा? जब भारत का प्रेस मजबूत होगा, भारत की धर्मनिरपेक्षता मजबूत होगी, भारत की बहुलवादी संस्कृति मजबूत होगी, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका मजबूत होगी। और प्रेस इंडेक्स की बात जिस चीज की आप कर रहे हैं कि प्रेस इंडेक्स पर आ गए आप लोगों की, तो पता नहीं क्या मतलब पूछो कि सूरज पूरब से निकलेगा, आप कहेंगे नहीं पश्चिम से। सर सवाल जो, एक सेकंड सर, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नहीं अजय उपाध्याय जी, ये आदत पड़ गई है कुछ लोगों की कि टीवी पर आएंगे, जैसे ही वो मामले को इधर और उधर लेकर जाएंगे। प्रेस इंडेक्स पर बात हो रही है और यहाँ पर विदेशी लोग बैठ के हमारे प्रेस का इंडेक्स बताएंगे कि हम कितने नंबर पर। बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। क्यों सुनूंगी सर? आपके सर्टिफिकेट के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं। अशोक सज्जनहार जी, सीधे में आपके पास आते हुए, सर आपको खुश होना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सही दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है और इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, तो इस पर आपको आह्लादित होना चाहिए, बजाय इसके क्या प्रेस में इंडेक्स में कितना है भारतीय का पोजीशन। आप सर्टिफिकेट थोड़ी ना देंगे अजय उपाध्याय जी यहाँ पर बैठकर, गलत बात है ये। और जरा सर हिंदी की परीक्षा में ना हिंदी का ही एग्जाम दिया करिए, हिंदी की परीक्षाओं मैथ लिखकर मत आ जाया करिए, ठीक है ना सर? कॉपी जो जांचेगा फिर आपका क्या हाल करेगा, जो उपाध्याय जी बताने की जरूरत नहीं है। टॉपिक पर जिस पर बुलाया गया उसी पर रहते हैं। इनकी आवाज डाउन कीजिए प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। अशोक सज्जनहार जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अगर ऑस्ट्रेलिया के पीएम नरेंद्र मोदी को मोदी द बॉस कहते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि आपके नेतृत्व में हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, तो उसके मतलब और मायने किस रूप में समझे जाएं? देखिए, उसके मतलब और मायने ये हैं, जो भारत का जो प्रभुत्व है, भारत का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में, वो बढ़ रहा है और हर तरीके से बढ़ रहा है। देखिए, अगर आप आर्थिक तरीके से देखते हैं तो भारत अगर 2014 में
10वें नंबर पर था पूरे विश्व में अपनी जीडीपी के अनुसार, तो आज वो 5वें स्थान पर आ गया है। मतलब पिछले 8-9 साल में करीब उसने 5 जो जगह है उसको उसने पार किया है। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं जो अगले 2-4-5 साल में इस दशक के अंत तक वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो आर्थिक व्यवस्था के तरीके से भारत ने बहुत अच्छी प्रगति की है। दुनिया के सभी देश, चाहे विकसित देश हो, विकासशील देश हो, जो भी इनके सामने ये चुनौतियां आई हैं, जो भी आपदाएं आई हैं, चाहे वो कोविड-19 पेंडेमिक हो चित्रा जी, या उसके बाद ये जो रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध हो, इसमें जितनी भी मुश्किलें आई हैं, सभी देशों की आर्थिक स्थिति है उससे खराब हुई है। चाहे वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, कर्जा हो, या फिर खाद्यान्न पदार्थ की बात हो, या फिर ऊर्जा की बात हो, हर तरीके से चाहे विकसित देश, विकासशील देश, सभी को इसका धक्का लगा है, भारत को नहीं लगा है। दूसरी बात देखिए इसमें, ये जो प्रधानमंत्री को ये जो द बॉस बोला गया है, या पपुआ न्यू गिनी में उनके जो पैर छुए गए हैं, पपुआ न्यू गिनी की जो सरकार है, फिजी की सरकार है, उन्होंने सबसे बड़े अपने जो अवार्ड्स हैं वो प्रधानमंत्री को दिए हैं। और जैसा उनका स्वागत हुआ है जापान में, वो देखिए उनकी नीतियों की वजह से हुआ है। नीतियां हमारे यहाँ पर मैं एक दो आपको उदाहरण बताऊंगा। एक तो जब यहाँ पर हमने अपने यहाँ पर टीकाकरण शुरू किया, आपको याद होगा 16 जनवरी 2021, 4 दिन बाद हमने वो जो टीके थे अपने जो पड़ोसी देश थे, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सबको, किसी को 2 मिलियन, किसको 1 मिलियन टीका हमने देना अपना वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत देना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया को ये लगा जो जब भारत का विकास होता है तो वो केवल भारत के लोगों के लिए विकास नहीं होता, वो पूरी दुनिया के लिए, और जो विकासशील देश हैं पर्टिकुलरली उनके विकास के लिए भी भारत काम करता है। बिल्कुल, और यही बातें आज प्रधानमंत्री की ओर से भी कही गई जब उन्होंने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। आप बीच में कुछ जोड़ना चाह रहे थे अशोक जी? जी, बहुत शुक्रिया। जो यही बात है, जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो आह्वान है पूरी दुनिया के लिए, हमारी अब G20 की प्रेसिडेंसी है, उसमें हमारा मोटो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरी दुनिया को हम अपने परिवार की तरीके से मानते हैं। और इसी में प्रधानमंत्री मोदी ने जब वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट किया, देखिए, और जितने भी G20 की प्रेसिडेंसीज रही हैं, किसी ने भी ये नहीं सोचा जो विकासशील देशों की जो चिंताएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी एम्बिशंस हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनको भी हम जो नेगोशिएटिंग टेबल है उसके ऊपर लाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार ये कहा, और इसीलिए वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, विकासशील देश है, 125 देशों ने इसमें भाग लिया, और वो उन देशों का वो नेतृत्व करने वाले बनकर उभर आए। जापान में गए G7 में, तो उन्होंने जो विकासशील देश हैं उन देशों की क्या जरूरतें हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत रोशनी डाली, और इसीलिए पूरी दुनिया उनको मानने लगी है। पूरी दुनिया मान रही है, और उसकी अलग अलग तस्वीरें जिस तरह की सामने आई हैं, चाहे जब सुशांत सरीन जी अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहें कि मोदी जी आप इतने लोकप्रिय हैं, आप आने वाले हैं अमेरिका, और पहले से ही टिकटों की मारामारी मची हुई है, मुझे आपको ऑटोग्राफ लेना है। PNG के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं और हिंदुस्तान के लिए कहते हैं कि भारत हमारा लीडर है। और आज ऑस्ट्रेलिया से आई हुई ये तस्वीरें जो हर भारतीय को यकीनन गर्व से भर देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी दल ये भी सवाल पूछते हैं कि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं, पहले भी जो प्रधानमंत्री जाते रहे हैं उनका भी वेलकम दुनिया में क्या इसी तरह से होता रहा है? अगर आप तुलना करके बता पाए कि पहले की स्थितियों में और आज की स्थितियों में किस तरह का परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री पहले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिनका काफी आदर सत्कार होता था, लेकिन जिस तरीके का एक चीज नजर आती है मोदी जी के टाइम पे, जब से 2014 में आए, पहला जो उनका विजिट था अमेरिका, वहां से लेकर के जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन्स वाला शो था, और उसके बाद दुबई में और तमाम दुनिया भर में, और जिस तरीके से उन्होंने जो प्रवासी भारतीय हैं उनके साथ एंगेज किया है, मेरे ख्याल वो एक अपने आप में एक कहानी है। क्योंकि इससे पहले ये होता था कि अक्सर भारतीय दूतावास जो होते थे
जो भारतीय मूल के लोग होते थे उनको एक लिहाज से उतनी अटेंशन नहीं दी जाती। बिल्कुल। ये सुषमा स्वराज जी और मोदी जी जब से आए सत्ता में, तब से एक फोकस जो रहा वो जो प्रवासी भारतीय हैं, जो कि हर दूतावास का प्राइमरी फंक्शन होता है। बिल्कुल। और यहाँ पर सज्जनहार साहब बैठे हैं, उनसे बड़े इज्जत से, लेकिन अक्सर हमने देखा था जो हमारे अधिकारी होते थे, जो भारतीय मूल के लोग होते थे या सिटीजन्स होते थे, उनको इग्नोर किया जाता था। सुषमा जी के आने के बाद इसमें एक जमीन आसमान की तब्दीली आई। बिल्कुल, बिल्कुल। दो तीन चीजें और कहूंगा। देखिए, एक तो उपाध्याय जी की एक बात तो ठीक थी, जो कुछ भारत की उपलब्धि है वो एक दिन की या पिछले 9 वर्ष की नहीं है, वो पिछले 70-75 वर्ष की उपलब्धि है, और इसमें मेरे ख्याल कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी चीज हमारे को ये भी मानना चाहिए कि चित्रा जी देखिए, आप अभी शुक्ला जी ने बात की कि 28 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ही गया। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया 28 साल के बाद नहीं गए, नेपाल कितने वर्षों के बाद पहली बार ही एक भारत के प्रधानमंत्री गए थे। नेपाल के साथ तो रिश्ते बुरे नहीं थे ना, कटुता नहीं थी। जो उपाध्याय जी कह रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलिया के साथ शायद पुराने टाइम पर नहीं था, इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, इसलिए जाने की जरूरत नहीं पड़ी। नेपाल के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं थी। जो संयुक्त अरब अमीरात है, उसमें लगभग 30 दशकों के बाद पहली बार ही कोई प्रधानमंत्री गया। क्यों? तो मेरे ख्याल एक चीज जो हमको माननी पड़ेगी कि विदेश नीति में बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर हमने इग्नोर किया था, और मोदी जी उनको सेंटर स्टेज पर लेकर के आए, उनसे एक नई एंगेजमेंट शुरू की, और उसका एक रिजल्ट भी हमारे सामने है। आप देख लीजिए जिस तरीके का यूएई के साथ हमारे रिश्ते आज की डेट में है, बिल्कुल। उस पहले तो नहीं थे, पहले तो पाकिस्तानी वहां पर दंदनाते हुए घूमते थे। आज ये हालत हो गई है कि यूएई वाले कश्मीर में जाकर निवेश करने को तैयार हो गए हैं, जो पाकिस्तानियों को खार खाता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो रिश्ते हैं, अगर आप रिश्ते बढ़ाएंगे नहीं तो रिश्ते बेहतर कैसे होंगे? तो उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट भी की गई है उन रिश्तों को बढ़ाने में। मेरे ख्याल इस उपलब्धि की बात जरूर करनी चाहिए। और एक और शब्द कहूंगा जी। अब उपाध्याय जी देखिए, अब अगर उपाध्याय जी ये मानते हैं कि भारत में जो मीडिया है वो अफगानिस्तान के भी पीछे है, और भारत का जो मीडिया है वो पाकिस्तान से भी पीछे है, जहां पर पता नहीं कितने सैकड़ों जो जर्नलिस्ट हैं उनको नौकरियों से निकाल दिया गया, उनको टीवी पे आने की इजाजत नहीं है, उनके यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जाते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, यहां तक कि उनको गायब कर दिया जाता है। वहां की तो आप उनको हमारे से ज्यादा अगर पॉइंट मिले हुए हैं, और उपाध्याय जी मानते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया और अफगानिस्तान में मीडिया भारत से ज्यादा फ्री है, तो फिर मैं उपाध्याय जी को क्या कह सकता हूं? वो फिर उनको मुबारक हो, वो पाकिस्तान का उदाहरण लेकर के चले और भारत में भी पाकिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर ले, ताकि हमारे मीडिया की जो रेटिंग है वो बेहतर हो जाए। लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसी स्थिति है। और मेरे ख्याल अपनी राजनीतिक जो आपकी जो एक कंपटीशन है वो अपनी जगह, और वो मैं बिल्कुल उसको मानता हूं, और वो होनी भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कुछ अगर जो तथ्य हैं उससे अगर आप अलग उठ करके, और फिजूल के जो अब वो भारत की डेमोक्रेसी को डाउनग्रेड कर दिया, किस बेसिस पे किया है? पाकिस्तान की डेमोक्रेसी भारत से बेहतर है क्या? देखिए, कोई अकल की बात कोई करेगा, और ये एक संयोजित तरीके से भारत को घेरे में लिया जा रहा है, भारत के ऊपर लालछन लगाया जा रहा है, और एक तबके का जिसमें भारतीय भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये जयचंद और शाह वलीउल्लाह वाली जो प्रवृत्ति है भारत के अंदर कि विदेशों से हस्तक्षेप करवाया जाए अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अगर ये आज की डेट में भी ये है, तो फिर मेरे ख्याल लानत है हमारे ऊपर आजाद होने की। अजय उपाध्याय जी, इस पर आप जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। और ये सच बात है, अगर कभी कुछ अच्छा हो अजय उपाध्याय जी, तो बड़ा दिल दिखाते हुए उसका स्वागत भी करना चाहिए और उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। विदेश नीति और विदेशी मोर्चे पर अगर नरेंद्र मोदी का नाम हो रहा है एक आत्मीयता के साथ, और मैं जरा वो तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगी, जब पूजा वहां पर वेलकम करते हुए, जब एक सांस्कृतिक प्रवाहक भी बनते हुए नरेंद्र मोदी के तरफ से नजर आए, जब मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया जा रहा था। जरा देखिए ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं अजय उपाध्याय जी? और जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संदर्भ में, जरा उस पर भी प्रकाश डालें आप। देखिए, मैं विदेश नीति के एक विद्यार्थी के नाते बात आपसे स्पष्ट आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा कि विदेश नीति भावना, इवेंट मैनेजमेंट से नहीं चलता, राष्ट्रीय हित का जो यथार्थ तथ्य है वहीं से चलता है। और किसी भी देश के साथ जब भारत जाता है तो भारत के अपने इंटरेस्ट हैं, हमें उस
पैमाने पर आकर सोचना होगा कि हमारा इंटरेस्ट कितना संभव। सर, जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इसमें भावनाएं ज्यादा इन्वॉल्व हैं अजय उपाध्याय जी। मैं सुनूंगी आपकी बात, लेकिन बीच बीच में कहीं गलत बोलेंगे। वसुधैव कुटुंबकम में भावनाएं ज्यादा इन्वॉल्व हैं, बाकी सारी चीजें बहुत पीछे हो जाती है अजय उपाध्याय जी। इस चीज को महसूस कीजिए आप। मुझे मौका देंगी? हाँ बोलिए, राइट टू रिप्लाई का मौका देंगी? बोलिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगी, वैसे ही जैसे बाकी साथियों को नहीं किया है। जो अभी सुशांत जी ने कहा, सुशांत जी एक सामरिक विशेषज्ञ है और उनकी विशेषज्ञता पर कोई और विश्लेषण पर कोई प्रश्न नहीं। भारत के प्रभुता पर, भारत के संप्रभुता पर, भारत के वैश्विक जो क्षमता है और सोच है उस पर भी किसी को कोई शक और कोई शुबा नहीं होना चाहिए। जो करेगा उस पर मेरा प्रश्न है। हम भारतीय हैं पहले, बाद में हम कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं, या बाद में हम कोई पत्रकार है और कोई राजनेता है और कोई विश्लेषक है। लेकिन भारत के अंदर जो सच्चाई है उसको यदि व्यक्त करने में किसी को परेशानी है तो उसको उसके चश्मे से मुझे कोई समस्या नहीं है, उसको 2-3 चश्मा साथ में लगाना चाहिए। प्रजातंत्र के सिस्टम में यही तो सच्चाई है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे हो और दीन दुनी राज चकुनी कैसे बढ़े, ये हम सबकी ड्यूटी है। ये पार्टी की ड्यूटी सिर्फ नहीं है, एक नागरिक की ड्यूटी है। प्रधानमंत्री जी के विजिट पर, प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा पर देश की प्रशंसा हो, किसको गर्व नहीं हो सकता। लेकिन नट एंड सेल में हमें मिला क्या है ऑस्ट्रेलिया की के भूमि पर, यह महत्वपूर्ण है। याद कीजिएगा 2014 में एक बड़े पूंजीपति मित्र गए थे, 1 लाख करोड़ रुपए का एसबीआई का ठेका भी मिला उनको बहुत सारा। आज क्या उसका हालत है और क्या परिस्थिति है, हम इन सब पर विश्लेषण करेंगे। हाँ, ये जरूर कहा उन्होंने 28 वर्षों में भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री सभी असक्षम थे और विश्व की जो पॉलिटिक्स थी उसमें। अरे यहाँ पर अक्षमता की बात नहीं हो रही। देखिए उन्होंने नेपाल का भी उदाहरण दिया, यूएई का भी उदाहरण दिया। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए G20 का अभी वहां पर कार्यक्रम चल रहा है और दुनिया भर के तमाम मुल्क वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ 2-4 अगर चीन समेत छोड़ दिए जाए तो यूएई वहां पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। तो ये सब कुछ नरेंद्र मोदी, आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं अजय उपाध्याय जी? देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह, अजय जी पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन अगर कहीं कुछ बेहतरी हो रही है, आप सोचिए 37 सालों के बाद अगर जम्मू कश्मीर में दुनिया भर के लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है क्योंकि इसके पहले भारत और एक दूसरे मुल्क का क्रिकेट का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो हाथों हाथ वहां के नेता लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से कहा जाता है आप अपना ऑटोग्राफ दें क्योंकि आप इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं। अब आप इस पर हंस सकते हैं और आपके इस खींच के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। मुझे वो गाने की 2 लाइनें ही याद आ जाती हैं, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो। समाप्त हो गया होगा आपका तो मैं भी कुछ प्रकाश। हाँ बोलिए, उसके बाद आपके प्रकाश पर। एक प्रचारक प्रधानमंत्री का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और एक प्रशासक प्रधानमंत्री जो पीछे थे वाजपेयी जी से लेकर मनमोहन सिंह, उनके भी सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन लोगों ने भी देश के लिए निरंतरता के साथ विदेश नीति की यथार्थ धरातल को समझा और तभी आज जो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश या विश्व का कोई भी देश हमें उस पैमाने पर हमारे प्रधानमंत्रियों के साथ जो है वो सम्मान देता है। उसके लिए एक दिन में यह देश नहीं बना और एक प्रधानमंत्री के कारण नहीं बना। यदि आपने 28 साल का चर्चा किया है तो पुराने सभी विदेश नीति के हमारे जो रणनीतिकार थे, जो स्वप्नकार थे, जो शिल्पीकार थे, उन पर आप प्रश्न लगाने का काम देश विदेश की धरती पर कर रहे हैं। ये तो प्रेम शुक्ला जी फिर तो अटल जी उसमें आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल आपका सवाल महत्वपूर्ण है अजय उपाध्याय जी। जरूर प्रश्न पूछिए आप। हाँ ठीक है, पूछ लेती हूँ। पूछेंगे प्रश्न, अब पूछ लेती हूँ अजय उपाध्याय जी, उसके बाद सर्टिफिकेट मत दे दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप मीडिया निष्पक्ष हो गई। अजय उपाध्याय का सवाल पूछ लिया उसने, है ना सर? सर्टिफिकेट मत दे दीजिएगा। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। अब 28 सालों का जिक्र करेंगे तो फिर अटल जी का जिक्र तो आएगा ही कि वो भी नहीं पहुंचे थे। नहीं, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा। और लेकिन 28 वर्षों में 20 वर्ष जो है वो आदरणीय अजय उपाध्याय जी की पार्टी का शासनकाल था और उसी शासनकाल का परिणाम ये था कि आप जो है सोवियत ब्लॉक में बैठे रहने के कारण आपके अन्य देशों से, यूरोप से, अमेरिका के रिश्तों में माधुर्य का प्रयास ही नहीं हुआ। उनसे रिश्ता, और आदरणीय अटल जी की ही देन थी कि आपने परमाणु परीक्षण करने के बाद भी अमेरिका और यूरोप से रिश्तों में सुधार किया, बेहतरी की। ये और कालांतर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो उसका कंटिन्यूएशन किया जब उन्होंने जो है परमाणु समझौता किया। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए स्थिति ये थी कि आपके देश की राजनयिक थी खोबरागड़े मैडम और उनका कैविटी चेक जो है किया जा रहा था अमेरिका में। आज भारत और भारतीयों का जो सम्मान है, जिस तरह से आदरणीय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है
वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की के कसीदे कसते हैं, ये समग्र भारत के 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान तो है ही है, उसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा है पूरे विश्व में फैला हुआ है उसका भी सम्मान। और जैसा आदरणीय अशोक सज्जनहार जी ने कहा कि एक समय ऐसा था कि भारत और भारत के जो भारतीय अन्य देशों में बसे हुए थे उनका पूछनहार लोग नहीं थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि अगर यूक्रेन में भारतीय फंसते हैं तो उनको वहां से निकालने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। सीरिया से भारतीयों को हम हर संभव निकाल कर ले आने के लिए किसी प्रकार का कोई भी, जितना भी हमारे पास शक्ति और क्षमता है, हमारी जितनी भी कनेक्टिविटी है, उन सब का प्रयोग करके हम भारतीयों को जहां कहीं भी, वो लीबिया में फंसे हों, वो सीरिया में फंसे हों, वो यूक्रेन में फंसे हों, वो कोविड के काल में फंसे हों, वो युद्ध के काल में फंसे हों, उनके साथ हम खड़े होते हैं। अभी इन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया से हासिल क्या हुआ इन संबंधों को। साहब, ऑस्ट्रेलिया से हासिल हुआ कि आज आप क्वाड के मेंबर हैं। चीन के विरुद्ध जो चीन आपका जो है सामरिक शत्रु तो है ही है, आर्थिक तौर पर आपको दबाने का हर संभव प्रयास करता है। उस चीन के विरुद्ध अगर एक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अगर आज हमारा गठजोड़ बनता है तो क्या वो भारत के हित में नहीं है? भारत के जो हमारा भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पंडित नेहरू के जमाने में दबा ले, उसी को यूनाइटेड नेशंस में आप स्पॉन्सर करने खड़े हो जाएं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो है मेंबरशिप देने के लिए आप लामबंदी करें और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में चीन को प्रवेश दिलाने के लिए जो है आप हर संभव प्रयास करें। ये आपकी जो है उत्तम विदेश नीति और भारत के हितों के अनुकूल अगर हम अपनी विदेश नीति को संचालित करें तो उत्तम नहीं है, ये अजीबोगरीब धारणा है। ठीक है, जरा इसको और विस्तार देते हैं। एक बार फिर से आपके पास आते हुए मैं अशोक सज्जनहार जी, चूंकि सुशांत जी की ओर से एक बड़ी बात कही गई, उन्होंने कहा जो राजनयिक रहे हैं या एक जो दूरी थी वहां पर जो अपने भारतीय रहते थे उनके बीच और जो भारतीय आप जैसे लोग वहां पर रहा करते थे उनके बीच एक डिस्टेंस था, उसको भी पाटने का काम मौजूदा सरकार की ओर से किया गया है। बार बार वो सुषमा स्वराज का उदाहरण भी दे रहे हैं। हम सब ने देखा था किस आत्मीयता के साथ अगर कोई विदेशी फंसा रहता था तो लगातार ट्विटर से लेकर और फोन लाइन तक खुली रहती थी, वो उनकी मदद किया करती थी। तो क्या पहले इस तरह की परिस्थिति थी कि विदेशों में रह रहे भारतीयों से एक दूरी बनाकर जो तमाम अधिकारी थे वो रहते थे और अब उसको पाटने का काम भी किया गया है बीते 9 सालों में? क्या ये बात सच है? देखिए, मैं समझता हूं चित्रा जी, ये जो पहले जो नीतियां चली थी ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता था, जो किस प्रकार के वहां पर जो अफसर हैं किसी भी एम्बेसी में, किसी हाई कमीशन में वगैरह, जो उनके पास प्रॉब्लम्स आते हैं वो उनको कैसे डील करते हैं। तो इसीलिए उसमें ऊंच नीच होती थी। जो ऑफिसर तो ज्यादा प्रोएक्टिव रहते थे वो ये काम करते थे, जो नहीं थे उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। अब मैं ये कहूंगा जो ये अब जो अपने डायस्पोरा है, अपना जो इंडियन कम्युनिटी है, उनके साथ डील करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया है। सुषमा जी का जैसे अभी सुशांत ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, वो सुषमा जी का वो था, किसी को कोई भी दिक्कत हो रही हो वो तुरंत वहां पर कोई भी, आजकल तो सोशल मीडिया है, पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, इसीलिए आजकल थोड़ा और आसान हो गया है। कोई भी ट्विटर पर भेज दे, कोई फेसबुक पर भेज दे, कोई व्हाट्सएप पर भेज दे, तो उसमें आप एकदम एक्शन लिया जाता है। ये सुषमा जी के समय में हुआ। परंतु एक बात मैं और भी कहूंगा, पहले भी, इसके पहले, क्योंकि 2001 में ये जो प्रवासी भारतीय दिवस का है, जो हमें अपने प्रवासी भारतीयों को अपने साथ मिलाना चाहिए, अपने साथ जुड़ाना चाहिए, वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से शुरू हो गया था। और उसमें हमने, मैं उस समय था वॉशिंगटन में था, हमने वहां पर जो उनकी सेनेट है, जो उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वहां पर हमने बड़े अच्छे अपने इंडिया फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाए, जिससे कि वहां पर और वहां का जो डायस्पोरा है, देखिए उससे पहले भी जो भारत का अमेरिका में डायस्पोरा था, जब यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील हो रही थी तो 2007-2008 में उन्होंने भी बहुत सहायता दी। तो मैं ये नहीं कहूंगा जो ये बिल्कुल भी नहीं होता था, परंतु ये थोड़ा स्पोरेडिक था, थोड़ा आर्बिट्री था। और अब जो है वो बिल्कुल ही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, मैं कहूंगा पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वो हमेशा वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसको एड्रेस करते हैं, उसको अपने साथ जोड़ते हैं, भारत के साथ जोड़ते हैं, सहयोग बढ़ाते हैं। तो ये जो डायस्पोरा है ये भी अपने को
भारत का एक अंग समझने लगा है। बिल्कुल। उसमें भी जितनी ऊर्जा से प्रधानमंत्री मोदी लेकर गए हैं बाहर, मेरे ख्याल से इससे पहले ये नहीं हुआ, और इसी का फल हम देख रहे हैं। जो बाहर और जो ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई, और जिस तरह की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जहां पर जाते हैं कितनी आत्मीयता से दूर दूर से लोग आते हैं उस स्थल तक जहां पर कार्यक्रम हो रहा होता है। कई जगहों पर लंबी लंबी लाइनें भी हमने देखी हैं कि कतारों में खड़े होकर लोग अंदर जाने का कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन अब दंगल के आखिरी हिस्से में हम हैं और सुशांत सरीन जी अब नए सिरे से इसको आगे बढ़ाते हुए, दरअसल दुनिया भर के दूसरे मुल्क अगर हम देख रहे हैं वो भारत के लोकतंत्र की तारीफ कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भी हमें, जहां पर चुनाव के जरिए प्रधानमंत्री या फिर कोई भी नेता चुना जाता है जो लोकसभा या फिर विधानसभा में बैठता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे देश के नेता विदेशों में जाकर या फिर देश के भीतर लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, तो इससे क्या लोकतंत्र की जो नींव है वो कमजोर पड़ती है? दुनिया में किस तरह की छवि बनती है? अगर इसको हम समझना चाहें तो नेताओं पर क्या भरोसा इससे कमजोर होता है? सुशांत सरीन जी, ऑस्ट्रेलिया की पीएम की बातों के संदर्भ में ये सवाल है। देखिए, मैं मानता हूं कि जब भारत के लोग जाके भारत का एक लिहाज से आलोचना करते हैं विदेशों में जाकर के, तो बहुत ही घटिया तरह की बात होती है। और मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी राजनेता को या किसी भी और व्यक्ति को भारत की आलोचना भारत के बाहर जाके करनी चाहिए। भारत के अंदर आप जो मर्जी बात करें, आपको आजादी है, आप एक दूसरे का विरोध करते हैं, उसमें मेरे को तो नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन आप अगर ये बाहर जाके बोले कि जी देखिए वहां पर लोकतंत्र खतरे में है, तो भाई अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारी की सारी वहां पर उसमें अपनी ताकत झोंक दी, लेकिन क्या रिजल्ट आया? बिल्कुल रिजल्ट तो जो लोग चाहते थे वही आया ना। तो क्या लोकतंत्र मर गया था इसलिए कांग्रेस पार्टी जीती, या लोकतंत्र जीवित है और जो एक बैठी हुई सरकार थी उसको लोगों ने अपने वोट से हटा करके एक नई सरकार लेकर के आए? और लोकतंत्र क्या होता है? आप अगर आप लोकतंत्र की बाकी बातें करें कि जी, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि आप जिस तरीके की हरकतें आपके तमिलनाडु में हुई है, या जिस तरीके की हरकतें आपके पश्चिम बंगाल में हुई है, जिस तरीके का दमन हुआ है उन लोगों के खिलाफ, या जिस तरीके का वायलेंस हुआ है, मारपीट हुई है उन लोगों के खिलाफ जो सत्ताधारी पार्टी के साथ नहीं थे, और ये हमने कर्नाटका में भी देखा, लोगों को टारगेट किया गया, क्या वो लोकतंत्र है? मैं ये नहीं मानता कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सर्वोच्च लोकतंत्र है। जैसे बाकी लोकतंत्र, चाहे वो ब्रिटेन का हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, दुनिया के किसी और लोकतंत्र में अपनी खामियां हैं, भारत के अंदर भी बहुत खामियां हैं। मैं मानता हूं ये बात सही है, और हमारे को बहुत कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि हमारे लोकतंत्र और ताकतवर हो। लेकिन ये मेरा काम है, ये उपाध्याय जी का काम है, ये शुक्ला जी का काम है, ये किसी विदेशी का काम नहीं है, किसी अमेरिकी का काम नहीं है, किसी जॉर्ज सोरोस का काम नहीं है, किसी टूल किट का काम नहीं है। ये हम लोगों का काम है कि हम अपने लोकतंत्र को कैसे और अच्छा करें। ये आप जब बाहर जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके आप भारत के खिलाफ एक प्रचार करते हैं, तो क्या आप लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं या लोकतंत्र को ठेस पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप भारत का नाम रोशन कर रहे हैं कि या आप भारत की छवि धूमल कर रहे हैं? ये तो आपको खुद सवाल पूछना चाहिए ना। क्या आप दोबारा चाहते हैं कि ब्रिटेन के लोग आके हमारे यहां पर लोकतंत्र स्थापित करें? क्या हम सक्षम नहीं है उसमें? और तो अभी न्यूयॉर्क भी जाने वाले अजय उपाध्याय जी। एक और चित्रा जी, एक और चीज जी सर, जल्दी से। हाँ, जिसमें उपाध्याय जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और मैं मानता हूं कि पुराने जो प्रधानमंत्री थे, अगर उनसे गलती हुई, वो अपने ताई बहुत बड़े लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ गलतियां की प्रधानमंत्री कार्यकाल में, तो उसको स्वीकारने में क्या आपत्ति है किसी को? भाई हम इतिहास से सीखेंगे या इतिहास को हम दुबाएंगे, जो हम आज तक करते आए हैं। तो पहले हम कांग्रेस पार्टी को ब्लेम करते थे, यार इतिहास को दबाओ मत, इतिहास को आने दो ताकि उससे सीख ले। अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी वही करने लगे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कोई गलती नहीं की, दुनिया के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री वो थे, उनसे कभी कोई गलती नहीं हुई। मैं 500 आपको गलतियां बता दूंगा उनसे हुई, 500 गलतियां शायद मोदी जी से भी हुई होंगी। वो भी बात करनी चाहिए हमारे को, क्योंकि इसी से हम दोनों ही बातें होनी चाहिए, और दोनों ही बातें होंगी तभी हमारा लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पर अब तो न्यूयॉर्क भी जाने वाले हैं राहुल गांधी, तो उम्मीद है कर्नाटका में जीत के बाद अब लोकतंत्र को लेकर वहां पर कोई इस तरह की बातें नहीं होंगी। अजय उपाध्याय जी।
और देश की बात, देश का लोकतंत्र, देश के भीतर सियासत हो। जब विदेशी जमीन पर जाकर हम अपने लोकतंत्र का रोना रोएंगे तो इस तरह की आवाजें उठेंगी देश के भीतर से, जैसा कि सुशांत जी के मुंह से आप सुन रहे थे। अजय उपाध्याय जी, चित्रा जी बहुत अच्छी बात कही है और सुशांत जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम टूल किट को एक्सपोज किया आज, कि किस तरह विदेश में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में जन्म लेना कभी ऐसा होता था, कभी शर्माती थी। मैंने तो नहीं कहा। हाँ, जहां तक बात अशोक जी से मैं शुरू करूंगा, पहले उन्होंने कहा कि पहले ये नहीं थी अब ये हुई। मैं पूछता हूँ कि पूर्व राजनयिक के तौर पर लोकतंत्र पर बोल लीजिए क्योंकि ब्रेक के लिए फिर मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से। अशोक जी, आप भी पहले रहे हैं उसी सिस्टम के पार्ट, इसका मतलब आपने भी स्वयं को गलती अपनी स्वीकारी है। शुक्ला जी ने वाजपेयी जी को भी कटघरे में खड़ा किया, सरीन जी ने किया, तो मैं समझता हूँ। और सोशल मीडिया का जमाना है, विश्व में जब जाएंगे आप या घर में रहेंगे, जो गलतियां होंगी विश्व आपको देखेगा। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि फिर अमेरिका के लोग और ब्रिटेन के लोग आकर के हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। हमारे लोकतंत्र को हम खुद मजबूत करेंगे। सर, अपने घर का दुखड़ा जाकर हम बाहर के अगर रोना शुरू कर देंगे तो यकीनन बाहर के लोग सहानुभूति जताएंगे, बोलेंगे कि बताइए आपकी मदद कैसे की जाए, आपके लोकतंत्र को कैसे हम संवार दें। तो ये चीजें कम से कम बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान का लोकतंत्र बेहद मजबूत है, उसकी तस्वीर आज किसी हिंदुस्तानी की ओर से दिखाकर नहीं की गई है। खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के सामने और हजारों भारतीयों के सामने इसकी तस्दीक की है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत है। अब इस मुद्दे को लेकर आगे सियासत कहां तक जारी रहेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।